पीरियोडिक सिस्टम है, क्रॉस इनवॉइस मेथड था रिकॉर्ड करने का, नेट कॉस्ट मेथड था। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं जब कॉस्ट का फ्लो होना होता है, तो उसमें कुछ टाइम पे हमें अजम्पशन लेना पड़ती है, और अजम्पशन हमारे पास फाइफो लाइफो एवरेज कॉस्ट थी। और अगर हम एक्चुअल एग्जैक्ट कॉस्ट ट्रेस कर सकते थे तो तब हमारे पास जो वो कॉस्ट थी वो आ जाती थी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के मेथड से। तो खैर ये हमने कह लीजिए कि कुछ केसेस देखे, और फिर उसके बाद हमने केस डिस्कस किया कि इन्वेंट्री की ऑनरशिप जो है, जो टाइटलशिप है, वो कब ट्रांसफ़र होती है बायर को। तो उसमें एफओबी शिपिंग पॉइंट और एफओबी डेस्टिनेशन, ये केसेस हमने डिस्कस किए थे। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली है कि इसका एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमने बात की थी कि बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते वक्त एसेट को हमने ये बात की थी कि कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, और साथ हमने कुछ एक्सेप्शंस की बात की थी। तो उन एक्सेप्शंस में देखा जाता तो हमारे पास एक इन्वेंट्री के रेलेवेंट थी LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो चूंकि सारी डिस्कशन इन्वेंट्री की है तो इसलिए बार बार हम इन्वेंट्री के ही पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं जो डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो हमने ये बात की थी उस वक्त कि इन्वेंट्री को जब भी रिकॉर्ड करना होगा तो हमें बेस करना होगा LCM पे, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस। तो दोनों प्राइजेस में से कौन कौन सी प्राइजेस, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट जिस पे आपने परचेज किया होता है, और दूसरी मार्केट प्राइस जो कि करंट रिप्लेसमेंट उसकी कॉस्ट हो सकती है, प्राइस हो सकती है। इन दोनों को कंपैरिजन करना था कि दोनों में जो लो प्राइस होगी उस पे हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हम इससे पहले जो कोर्स पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग का, वहाँ भी ये डिटेल में डिस्कशन हुई थी। तो एक तरह से कह लीजिए कि आपके लिए रिवीजन है, लेकिन वहाँ पे चूंकि इस तरह का क्वेश्चन कोई आपको प्रैक्टिस के लिए नज़र नहीं आया था, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट में था, तो कोई न्यूमेरिक फॉर्म में क्वेश्चन एज सच हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर डिस्कस किया था। तो अभी आपके सामने ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअल फॉर्म में भी नज़र आ जाएगा। तो थोड़ा रिकॉल करवा दूं, ये बात हुई थी कि इन्वेंट्री अगर आपने 100 की परचेज की है और एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ योर बैलेंस शीट उसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू जो है या मार्केट जो प्राइस उसकी है वो डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सपोज कर लीजिए कि हमने बात की थी तब कि वो अगर 80 है, तो अब बैलेंस शीट में हम 100 पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन्वेंट्री को, रादर 80 पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें इन दोनों प्राइजेस में से लो प्राइस को पिक करना था। तो 80 और 100 में देखा जाता तो 80 जो मार्केट प्राइस इस वक्त है वो लो है, तो LCM के अंडर हमें फिर 80 पे रिकॉर्ड करना होता। तो नेक्स्ट हम फिर इस इन्वेंट्री की जो कॉस्ट या उसकी जो प्राइस है जो बैलेंस शीट में लिखने के लिए कंसिडर करते या अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते, वो 80 ही हमारे लिए आगे कंसिडर की जाती। क्यों था कंजर्वेटिज्म, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल यहाँ पे हमने रिलेट किया था, डिस्कस किया था। आप लोग देख सकते हैं आपकी नोटबुक्स में भी, वहाँ से आपको अगर वो लेक्चर अगर याद आ जाए तो मैंने आपसे खुद डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो खैर अभी उसी को हम यहाँ पर कह लीजिए कि क्वेश्चन की फॉर्म में जो है वो प्रैक्टिकल जो यहाँ पे नजर आ रहा है हमें उसको देखेंगे। तो ये बात तो प्लीज क्लियर हो चुकी होगी, हमने कहा कि इन्वेंट्री को लिखा जाएगा कम प्राइस लो प्राइस पे। वो लो प्राइस कौन से वाली पिक करनी है, या कॉस्ट वाली या मार्केट वाली, दोनों की, दोनों में से जो लो प्राइस होगी। अच्छा दूसरा ये है कि ये जो डिफरेंस आ जाता है 20 का, मैंने अभी बात की थी कि 100 की बाय की थी, कल को लेटर ऑन मार्केट प्राइस 80 हुई तो हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ी, तो बैलेंस शीट डेट पे हमने फिर 80 पे लिख दिया। अब डेफिनेटली पहले अगर वो लिखा हुआ था 100 पे और अब अगर हम उसको लिखने जा रहे हैं 80 पे, तो 20 का जो डिफरेंस आ रहा है इसको रिकॉर्ड तो किया जाना चाहिए किसी ना किसी ट्रांजैक्शन की फॉर्म में, इसका अफेक्ट इनकॉर्पोरेट तो होना चाहिए। तो इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड की जाती है वही वाली जो हम इन्वेंट्री श्रिंकेज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे। तो याद होगा हमने उसकी लॉजिक क्या दी थी, हमने उसको अंडरस्टैंड किया था कि उसकी रीजन ये बनती है कि चूंकि ये बिजनेस के ऑपरेशंस की कॉस्ट होती है, बिजनेस को ऑपरेशंस में इंटैक्ट रखने के लिए आपको ये लॉसेस जो होते हैं ये नॉर्मली बेयर करना पड़ते हैं, तो इसलिए इनकी कॉस्ट को हम ऑपरेशंस का पार्ट बना देते हैं। तो जैसे हमने इन्वेंट्री श्रिंकेज की ट्रांजैक्शन की बात की थी कि वो क्या हो जाती थी फिर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। सेम इस
इन्वेंट्री के राइट डाउन को करने को, इन्वेंट्री का राइट डाउन मतलब 100 से 80 पे लिखना, जब आप उसको राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तब उस वक्त वो जो 20 है, उस 20 की ट्रांजैक्शन फिर क्या रिकॉर्ड होती, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन 20 से कम हो जाती और वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता सीजीएस के तौर पर एज एन एक्सपेंस। अच्छा, अब और रिकॉल कर लें, इन्वेंट्री श्रिंकेज में हमने ये बात की थी कि अगर तो अमाउंट इमटेरियल हो तो सीजीएस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बात की। लेकिन अगर अमाउंट मटेरियल थी, अगर अमाउंट एबनॉर्मल थी, जैसे नेग्लिजेंस का पार्ट है, कोई फायर बाय थेफ्ट है, फायर ड्यू टू कह लीजिए कि लॉस ड्यू टू फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, किसी भी रीजन की वजह से जो एबनॉर्मल है, जो नेग्लिजेंस का पार्ट आपका है, तो उस टाइम पे हमने ये बात की थी कि सीजीएस को डेबिट नहीं कर सकते, इन्वेंट्री तो क्रेडिट होनी है। फिर डेबिट वहां पे उस स्पेसिफिक लॉस के अकाउंट को किया जाता था। तो उस वक्त हमने ये बात की थी कि लॉस ड्यू टू फायर डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट अगर मटेरियल अमाउंट है, इसी तरह लॉस ड्यू टू थेफ्ट डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट अगर मटेरियल अमाउंट है। इमटेरियल होती तो सीजीएस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाता। तो ये माइंड में रखना होता है कि वो जो लॉस की अमाउंट है वो मटेरियल है या इमटेरियल है। अगर तो वो इमटेरियल है तो फिर सीजीएस को डेबिट करते, चार्ज करते, और अगर मटेरियल अमाउंट है तो फिर स्पेसिफिक लॉस का जो अकाउंट होता है उसे चार्ज किया जाता है। अब अगर इन्वेंट्री राइट डाउन में देखा जाता, अगर इमटेरियल अमाउंट है तो सीजीएस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर मटेरियल अमाउंट होती तो फिर वो लॉस को, जो स्पेसिफिक लॉस अकाउंट होता है उसको चार्ज कर दिया जाता। तो यहाँ नॉर्मली जो स्पेसिफिक लॉस का अकाउंट जो होता है वो जो जनरेट होता है उसका नाम इस राइट डाउन के साथ ही एसोसिएट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कैसे कि लॉस ड्यू टू राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। अब टाइटल ही ऐसा है जिसको जब हम रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये श्रिंकेज की वजह से है या ये राइट डाउन की वजह से है। मतलब लिखने को आप लिख सकते हैं स्पेशल लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस इन्वेंट्री लॉस डेबिट, लेकिन उससे कोई मीनिंग इतने क्लियर नहीं होगा कि ये श्रिंकेज की वजह से लॉस है या ये राइट डाउन की वजह से लॉस है। तो इसलिए टाइटल फिर ऐसा यूज किया जाता है जिसकी सेंस उसके अकरेंस को ज्यादा रिलेट कर सके, कोरिलेट कर सके उसके साथ। तो वेरी शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर नॉर्मल अमाउंट है, इमटेरियल अमाउंट है राइट डाउन की एलसीएम की वजह से, तो सीजीएस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, और अगर मटेरियल अमाउंट है तो उस केस में वो स्पेसिफिक लॉस अकाउंट, क्या नाम उसका, इन्वेंट लॉस ड्यू टू राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री डेबिट हो जाता और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाती। डेबिट क्यों होना था, इसलिए कि लॉस आपका जो है वो इक्विटी को रिड्यूस करता है और इक्विटी की रिडक्शन क्या होती है, डेबिट। तो इसलिए फिर लॉस को डेबिट कर देते। और इन्वेंट्री क्रेडिट क्यों हो जाती, इन्वेंट्री क्रेडिट इसलिए हो जाती कि ये आपका एसेट था, ये डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होता है। तो ये हमने डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों, ये भी बात यहाँ देख ली। अब जरा क्वेश्चन इसी के जो रेलेवेंट है उसको देख लेते हैं जी। तो आपको स्क्रीन पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नजर आ रहा होगा 8.6, इसे प्लीज हम रीड करते हैं। तो क्वेश्चन में है, late in the year, Software City began carrying Word Crafter, a new word processing software program. At December 31st, Software City's perpetual inventory records included the following cost layers in its inventory of Word Crafter programs. ये cost layers given है जी, purchase date है, quantity कितनी है, एक यूनिट की कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है। तो बेसिकली ये जो हमें यहाँ पर कॉस्ट लेयर की इंफॉर्मेशन है ये पहले भी हम यूज करते आए हैं FIFO, LIFO, एवरेज कॉस्ट के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे उसमें। तो सेम उसी पैटर्न पे हमें उसने इन्वेंट्री का सब्सिडी रिकॉर्ड जो परचेज का है वो शो करवाया है यहाँ पर। तो देख सकते हैं नवंबर 14 में 8 यूनिट्स हैं, दिसंबर 12 पे 20 हैं, टोटल 28 हैं। ये रिस्पेक्टिव कॉस्ट हैं, 400 है, फिर 310 है। अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट का अगर हम एनालिसिस करें तो पहले कॉस्ट है 400 और फिर कॉस्ट आ रही है एक यूनिट की 310। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आए हैं उनमें अगर आप चेक भी कर सकते हैं जाकर कि प्राइस पहले कम थी फिर ज्यादा थी, जबकि यहाँ क्या है, पहले प्राइस ज्यादा है फिर कम है, यानी कि ये डिफ्लेशन है, ये प्राइसेस कम हो रही हैं। ये नॉर्मली केस ऐसे मिलते नहीं है, बड़े रेयर चांसेस होते हैं।
तो इस इन्वेंट्री के केस में इनको ये नज़र आया है कि इनकी इन्वेंट्री जो है उसकी प्राइस ग्रेजुअली क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। आप देख सकते हैं नवंबर में ज़्यादा, दिसंबर में कम है। ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर केस क्या मिलते हैं कि प्राइसेस आपको इंक्रीज मिलती हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो उसमें आपको ये नज़र आ रहा है कि इस वाले केस में इसके यहाँ पे डिफ्लेशन यानी कि प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं। तो अगर ये प्राइसेस कम हुई हैं तो पहले हम जितनी बातें फाइफो लाइफो के एनालिसिस में उनके इनकम पे, टैक्स पे, एंडिंग इन्वेंट्री पे क्या अफेक्ट हो सकते हैं जो डिस्कस करते थे, यहाँ पे सारा ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ प्राइसेस सारी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ प्राइसेस क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है रेस्पेक्टिवली दोनों डेट्स में जो कॉस्ट लेयर्स हैं वो टोटल आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया। उसका ए पार्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है एट दिसंबर 31st सॉफ्टवेयर सिटी टेक्स अ फिजिकल इन्वेंट्री। अ फिजिकल काउंट किया दिसंबर 31st को। आपको पता है कि जब नियर ईयर एंड होता है, जो टाइम होता है जब ईयर एंड हो रहा होता है, तो बिजनेस क्या करता है, फिजिकल काउंट करता है इन्वेंट्री को। एंड फाइंड्स दैट ऑल 28 यूनिट्स ऑफ वर्क क्राफ्ट आर ऑन हैंड, नो इन्वेंट्री श्रिंकेज। इस केस में देखिए 28 आपके पास टोटल थे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, और आपके पास फिजिकल अकाउंट में भी कितने शो हो रहे हैं, 28। तो दोनों मैच हो रहे हैं, तो इट मींस कोई भी इन्वेंट्री श्रिंकेज का केस यहाँ नजर नहीं आ रहा। हाउएवर द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और कौन सी होलसेल प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज ओनली 250 पर यूनिट। अब कहता है कि जो 400 का यूनिट था और जो 310 का यूनिट था उसके यूनिट कॉस्ट दिसंबर 31st पे जाके चेंज हो गई है और डिक्रीज हो गई है, $250 पर यूनिट आ गई है। आप देख सकते हैं कि ये दिसंबर 12 है, ये नवंबर 14 है, और दिसंबर 31st पे जाकर प्राइस रिड्यूस हो रही है और रिड्यूस हो गई है और कम हो गई है प्राइस, और वो है 250। अब LCM, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू का प्रिंसिपल जो है, जो इन्वेंट्री पे एप्लीकेबल होता है, जो जिस पे बेस करती है इन्वेंट्री आपकी एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्ड कह लीजिए, तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल आपको होता नजर आएगा। कहता क्या क्वेश्चन में, तो प्रिपेयर द एंट्रीज टू रिकॉर्ड। ओके, नंबर 1 दिस राइट डाउन ऑफ द इन्वेंट्री। पहली बात देखिए, राइट डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डेफिनेटली हो रहा है कि पहले प्राइस 400 310 थी, दोनों केसेस में कितनी हो चुकी है अभी, 250। अब LCM कहता क्या है, LCM ये कहता है कि जो प्राइस कम है उस पर रिकॉर्ड करोगे आप, चाहे मार्केट प्राइस है चाहे वो कॉस्ट प्राइस है, जो भी प्राइस लोअर है, whichever is lower, you have to base your inventory on that price. So here the low price is 250 per unit. So at December 31st, you will pick $250 per unit for your inventory record purposes. तो नंबर 1 प्रश्न क्या है, दिस राइट डाउन ऑफ द इन्वेंट्री टू द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट एट दिसंबर 31st। राइट डाउन की ट्रांजैक्शन क्या थी, हमने कहा था नॉर्मल अमाउंट है तो CGS को डेबिट करेंगे, और अगर अब नॉर्मल मटेरियल अमाउंट है तो वो स्पेसिफिक लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं। खैर देखते हैं आगे हमें कोई पैरेंथेसिस में कुछ गाइडेंस दे रहा है। तो यहाँ पे है कंपनी पॉलिसीज टू चार्ज LCM एडजस्टमेंट्स ऑफ लेस देन 2000 टू CGS। अब इट मीन इस बिजनेस के लिए इमटेरियल अमाउंट का थ्रेशोल्ड के लिए इन्होंने लेवल कौन सा डिसाइड किया हुआ है, 2000। यानी कि 2000 से ज्यादा कोई भी अमाउंट होगी तो वो इसके लिए मटेरियल होगी और वो फिर स्पेसिफिक लॉस को चार्ज की जाएगी, जबकि 2000 से कम अमाउंट जो है वो इसके लिए नॉर्मल कंसिडर होती है, इमटेरियल कंसिडर होती है, तो वो CGS को चार्ज होती है। हमें पॉलिसी क्या पता चल गया है, तो हमें यहाँ से फिर क्या चेक करना होगा कि ये जो राइट डाउन की अमाउंट है वो 2000 से ज्यादा है या कम है, तो तभी हमारे लिए पॉसिबल होगा ना ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, एंट्री को रिकॉर्ड करना, कि डेबिट CGS करें या डेबिट कोई स्पेस लॉस का काउंट करें। एंड लार्जर अमाउंट्स टू अ सेपरेट लॉस अकाउंट, ये वही बात है जो हमने पहले की है, इसने भी यहाँ वही बात की हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अमाउंट देख लेते हैं कि जो राइट डाउन की अमाउंट है वो ज्यादा है या कम है। आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास है 250 पर यूनिट, और कितने यूनिट्स हैं, 28। हम जरा कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं जी, 28, ये आंसर आ रहा है जी 7000। यहाँ पे ये देखिए, ये 7000 आंसर आ रहा है। अब इट मींस हमें जो इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट नजर आ रही है इस वक्त दिसंबर 31st पे, वो है 7000, जबकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड दिसंबर 31st से जो पहले शो करता है वहां पे इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी है, 9400।
राइट डाउन तो हो रहा है, 94 से कितने पे आ गई है अमाउंट इन्वेंट्री की, 7000 पे। अब इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें, ये 94 है, ये 7 है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो वो अमाउंट बनती है 2400। 94 में से माइनस कर दे 7000, तो 2400 की अमाउंट को कंपेयर करके देख ले 2000 से, तो वो ज्यादा है। इट मीन्स कि जो ज्यादा अमाउंट है, जो हाई अमाउंट है, उसे हम चार्ज करेंगे किसे, उसे हम चार्ज कर देंगे सेपरेट लॉस काउंट को। और सेपरेट लॉस काउंट हमने कहा था इन्वेंट्री राइट डाउन में कौन सा यूज होता है, यही वाला कि लॉस ड्यू टू इन्वेंट्री राइट डाउन। तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाती, लॉस ड्यू टू इन्वेंट्री राइट डाउन डेबिट, ठीक है, और इन्वेंट्री अकाउंट जो है वो क्रेडिट। ये आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर ये शो भी हो रहा है कि ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड की गई, लॉस फ्रॉम राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट वही जो डिफरेंस है दोनों का 2400। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, ये हमने अभी कैलकुलेटर पे यहाँ चेक किया कि 7000 का और इस 9400 का जो डिफरेंस है इन दोनों का, ये डिफरेंस इसका 2400 है। चलें जी, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 तो क्लियर हुई हमारी। अब जरा सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या हमारे पास केस आ रहा है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन की है जनाबे वाला नंबर 2 पे है, द कैश सेल of 15 word crafted programs on January 9। अच्छा, ये जो नंबर 1 वाली है ये हमने कब रिकॉर्ड की है, दिसंबर 31 पे। और ये जो 15 वर्ड क्राफ्टर सेल हो रहे हैं, ये कब सेल हो रहे हैं, जनवरी 9 को। तो ये चूंकि जनवरी 9 को सेल हो रहे हैं, तो अब आपने जनवरी 9 को देखनी है प्राइजेस और कॉस्ट। रिटेल प्राइस तो बता रहा है, मार्केट प्राइस, रिटेल प्राइस की जितने का सेल कर रहे हैं वो कितने के सेल हो रहा है इनसे, 350 का। लेकिन इसकी कॉस्ट इन्हें क्या पड़ेगी, इसकी कॉस्ट इन्हें 250 ही पड़ेगी। रीजन ये कि इससे पहले ये किस प्राइस पे लिख चुके होंगे, अभी हमने लिखा है नंबर 1 पे दिसंबर 31 पे 250 पे। तो चूंकि जनवरी 9 दिसंबर के बाद आ रहा है, इट मींस अब कॉस्ट 400 310 ये यूज नहीं होनी, ठीक है। कॉस्ट कौन सी यूज होनी है अभी, 250। दूसरी बात, उसने कही है कैश सेल। अब कैश सेल करनी है तो आपको पता है सेल की ट्रांजैक्शन परपेचुअल में 2 होती थी और पीरियडिक में 1। हमें देखना सिस्टम कौन सा है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इट मींस कि यहाँ पर जो सेल की ट्रांजैक्शन होनी है ये 15 वर्ड क्राफ्टर की, वो 2 होनी है, एक रेवेन्यू की और दूसरी किसकी, कॉस्ट की, ठीक है। ये वही है प्लीज, यहाँ जो हमने डिस्कशन की थी नंबर 1 वाले की, उसके नीचे कैलकुलेशन गिवन है, हमने चेक कर लिया ये कैसे था। अच्छा, तो अब हम आपको ये दिखाते हैं जी कि इसकी ट्रांजैक्शन क्या होनी है। तो पहली सेल की जो रेवेन्यू वाली ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या होगी, कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। ये प्लीज, मैं चूंकि ये पहले कैश डेबिट क्यों हुआ, सेल क्रेडिट को आपसे 12 टाइम पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए मैं इस पे बार बार नहीं रिपीट करूंगा चीजें, वरना टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग देख सकते हैं वो चीजें, आप अपने जो लेक्चर्स मैंने आपके साथ पहले शेयर किए हो वहां से आप उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो कैश डेबिट होगा जी पहली सेल की ट्रांजैक्शन, और सेल क्रेडिट हो जाएगी ये रेवेन्यू के साथ। अमाउंट कैसे फाइंड आउट हुई है, तो वो देख लें जी, कितने वर्ड क्राफ्टर सेल हुए हैं जी, 15, और एक की मार्केट प्राइस क्या है, 350। तो ये आंसर आ रहा है 5250। देखिए यही वाली वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 5250, और ये भी 5250 है। तो ये हमने कैश डेबिट और सेल क्रेडिट कर दिया। दूसरी ट्रांजैक्शन जो कि परपेचुअल है, कॉस्ट की होनी है, तो कॉस्ट की ट्रांजैक्शन ये बार बार रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। लेकिन ये अमाउंट कैसे फाइंड आउट होनी है, 3750, ये देखिए आप जरा यहाँ पर कि ये फाइंड आउट करने के लिए अगेन 15 वर्ड क्राफ्टर है जो कि इन्वेंट्री है आपकी, और कॉस्ट अभी आपकी 400 नहीं है, कॉस्ट अभी आपकी कह लीजिए कि 310 नहीं है, वो 250 है जो कि आपने दिसंबर 31 पे लिखी है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 250 करेंगे तो ये देखिए 3750 आ रहा है आंसर, 3750, और ये भी 3750 है। तो ये प्लीज आपकी सेल की दोनों ट्रांजैक्शन आ गई परपेचुअल सिस्टम में, ये रेवेन्यू की और ये कॉस्ट की। होप सो क्लियर हो चुका होगा जी। नेक्स्ट जरा देखिए बी पार्ट में क्या कहता है। बी पार्ट में है, नाउ अज्यूम that the current replacement cost of the word crafter program is 405 each। अब assumption ली है कि जो replacement cost है वो 250 नहीं है, पहले 250 थी ना assume की, अब उसने कितनी assume कर ली है, 405। तो देखते हैं इसे क्या, इसमें क्या होता है जी।
A physical inventory finds only 25 of these programs. देखिए ए में कोई श्रिंकेज नहीं था, जबकि बी में वो कौन सा केस इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा है कि श्रिंकेज एग्जिस्ट करता है, कि पहले टोटल 28 यूनिट्स हैं, देन later on you counted them only 25, and the difference between the accounting records which shows you a quantity of 28, but your physical count shows you a 25 unit. So 25 number of units with a comparison to 28 showing you a difference of 3 units. That difference is known as the inventory shrinkage. And you know shrinkage की transaction अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, क्या रिकॉर्ड होती है कि cost of goods sold डेबिट होता था और inventory account क्रेडिट अगर amount क्या है immaterial. ओके, तो पहली बात तो नजर आ रही कि यहाँ पे श्रिंकेज है। पॉसिबल चांसेस किसके नजर आ रहे हैं? सीजीएस डेबिट होगा और इन्वेंट्री क्या होगी? क्रेडिट। लेकिन देखना पड़ेगा क्या वो अमाउंट मटेरियल है या इमटेरियल है। और दूसरी बात उसने यहाँ पे एक और बात किया कि वो देखते हैं, फॉर दिस पार्ट रिटर्न टू द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन एंड इग्नोर व्हाट यू डिड इन पार्ट ए। तो डेफिनेटली हम इग्नोर कर रहे हैं। नंबर वन पे क्या है? प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द श्रिंकेज लॉस। बता भी रहा है assuming that software city uses the FIFO flow assumption. अब देखिए FIFO है तो इट मींस बिजनेस के ऑपरेशंस में कौन सी इन्वेंट्री सेल हुई होंगी? यही वाली पहले वाली सेल हुई होंगी। तो चूंकि ये सेल का पार्ट हो जाती हैं तो ये ऑपरेशंस को चार्ज करना होता है, तो इसलिए फिर हमें जो अमाउंट फाइंड आउट करना होगी उसमें कॉस्ट 400 कंसीडर होगी एक यूनिट की। रीजन FIFO है ना, फर्स्ट फर्स्ट वाला। तो चूंकि फर्स्ट वाली सेल हो रही है, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव एंडिंग इन्वेंट्री चेक करना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये सेल हो गए तो शायद ये बचे हुए। हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री चेक करना नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो सेल हुई है उनमें श्रिंकेज कितना हुआ है। श्रिंक हो गई, जैसे हमने कहा था कि वेपरेट हो जाती हैं, शॉप लिफ्टिंग होती है, पिल्फरेज होते हैं, जो ऐसे केसेस हमने डिस्कस किए थे एग्जाम्पल के साथ क्लास में जब आपकी क्लासेस ऑन कैंपस थी वहां पे। तो खैर यहाँ पर ये फिर प्राइस फर्स्ट इन फर्स्ट फाइफो वाला मेथड है, तो ये पहले वाली पिक की जाएगी। कितने यूनिट है? 3। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 400। अब इस 400 को कंपेयर करेंगे इस 405 के साथ। तो जरा देखें 405 और इस 400 में दोनों में लो प्राइस कौन सी है, लो कॉस्ट कौन सी है? तो डेफिनेटली आपका आंसर ही 400 आ रहा है। इट मींस ये 400 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 400 आंसर आता 1200। तो ट्रांजैक्शन इसकी क्या हो जाती? नंबर वन वाले की सीजीएस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट अमाउंट होती 1200। ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 1200 और इन्वेंट्री क्रेडिट 1200। मैंने यहाँ सीजीएस का टाइटल यूज किया है इसलिए कि ये अमाउंट 2000 से कम है, 2000 से ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हम सीजीएस का टाइटल यूज कर रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट जरा देखिए सेकंड पार्ट जी, प्रिपेयर द जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द श्रिंकेज लॉस। यही श्रिंकेज लॉस, लेकिन इसमें कह रहा है assuming that the software city uses the LIFO flow assumption। यहाँ मेथड कौन सा यूज कर रहा है? LIFO। तो अगेन हम मूव करते हैं जी, यहाँ है जी। तो LIFO में यहाँ से सेल इसकी जो है वो प्लेस हो रही है, ये सेल हुए, तो इसलिए ये वाली प्राइस हम देखेंगे 310। अब 310 को कंपेयर करें 405 के साथ, इसके साथ, तो डेफिनेटली दोनों में से 310 कम है, तो यहाँ भी 310 मल्टीप्लाई होगा 3 यूनिट के साथ। तो 310 मल्टीप्लाई बाय 3 930। तो इसकी भी ट्रांजैक्शन वही होगी लेकिन अमाउंट इसकी वेरी कर जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब देख सकते हैं 310 मल्टीप्लाई बाय 3 930 आंसर आ रहा है। ट्रांजैक्शन वही है, सीजीएस डेबिट टू इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके, अब जरा इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट वाला थर्ड नंबर पे, वो देखते हैं वो क्या है। विच कॉस्ट फ्लो assumption FIFO or LIFO result in the lowest net income for the period? Would using this assumption really mean that the company's operations are less efficient? Explain। पहली बात तो ये कहता है कि किस में लोवेस्ट नेट इनकम इसकी इस वाले केस में रिपोर्ट होगी। पहले हम कहते थे नेट इनकम लो रिपोर्ट होगी लाइफो में, इसमें कौन सा केस आ जाएगा? ऑपोजिट, फाइफो, क्योंकि इसमें देखा जाए तो प्राइसेस क्या हैं? डिक्रीज हो रही हैं, तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर इस वाले केस में फाइफो में इसकी जो नेट इनकम है वो लो रिपोर्ट होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे देखिए फाइफो लिखा हुआ है, इसका आंसर 3 का फाइफो। तो फाइफो इसका जो है वो आंसर होगा। और
क्या ये रियली अफेक्ट करेगी? रियली इफेक्ट नहीं होता। देखिए टोटल बिज़नेस की जो परफॉर्मेंस है वो तो वही रहेगी। ये तो सिर्फ वैल्यूएशन के मेथड हैं। आप हो सकता है कि आज अगर ये मतलब यहाँ पे इनकम इसकी कम है तो वो फिर इन्वेंट्री आज इसकी वहाँ ज़्यादा रिपोर्ट हो जाएगी, एंडिंग इन्वेंट्री अगर पीछे यूनिट बच जाते हैं। तो ये तो कह लीजिए कि बेसिकली शिफ्ट होता है कॉस्ट का, कभी वो इन्वेंट्री में ज़्यादा आ जाती है, कभी प्रॉफिट में ज़्यादा आ जाती है। टोटल अमाउंट तो 100 ही चार्ज होनी है ना, तो उस 100 में हो सकता है कि आज पहले 20 हो रही है, पहले 30 हो रही है, तो इस तरह से। तो इसलिए रियल सेंस में देखा जाए तो इफेक्ट नहीं आता। इसलिए डिस्क्लोजर में कंपनीज को क्या करना होता है, मेंशन करना होता है, डिस्क्लोज करना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में कि वो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए अजम्पशन कौन सी यूज कर रहे हैं, मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, ताकि यूजर जो होते हैं वो लाइफो और फाइफो का जो डिफरेंस होता है उसको कह लीजिए कि इग्नोर कर सकें, माइनस कर सकें उनकी परफॉर्मेंस को, बिजनेसेस की जो है वो अवेल्युएट करने के। तो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्क्लोजर में देखते हैं कि बिजनेसेस के जो प्रॉफिट्स की वेरिएशंस आ रही हैं वो उसमें एक रीजन क्या ये भी है कि वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का मेथड डिफरेंट यूज किया है, क्योंकि आपको पता है डेप्रिसिएशन की वजह से मेथड भी डिफरेंट होते हैं, इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के मेथड्स भी डिफरेंट हैं, तो उसकी वजह से प्रॉफिट चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए आप ट्रू एनालिसिस के लिए वहां पर इनका जो अफेक्ट होता है उसको आउट करते हैं, ताकि आप एक न्यूट्रल डिसीजन ले सके, वहां पर जो रैशनल डिसीजन हो वो आप ले सके। ठीक है जी। तो इसी के साथ जी हमारा ये वाला जो लेक्चर है ये एंड होता है। तो थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।